तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पहली बात तो यह है कि चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आज के सेशन में धमाकेदार सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूं। टेट मैथमेटिक्स का होगा जिसमें प्रैक्टिस सेशन है बाय मी यानी डॉक्टर ललित धमानिया। मैं आपके समक्ष आया हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं रखता हूं, चाहूंगा जवाब अच्छे से मिले। पहला प्रश्न ये रहा, संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभक्त कीजिए कि एक भाग के 5 गुने और एक भाग के 11 गुने का योग 227 हो। तो आपको बताना है वो संख्या कौन सी होंगी। जल्दी से शुरू करिएगा। और मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे अभी धुंधलापन दिख रहा है वीडियो में, मैं साफ नहीं दिख रहा हूं, बाकी तो सब ठीक दिख रहा है। जल्दी शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि भाई आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। चाहेंगे देखिए बहुत सिंपल सा सवाल, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो आप इसको इजीली एक बार में क्लियर कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो पहले मैं इसको तरीके से समझा देता हूं जैसे आप लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल में शॉर्ट में भी समझाऊंगा। ओके, तो सब लोग तैयार हैं, आंसर आने लगे हैं सब लोगों के, धीरे धीरे तेजी से आंसर दीजिएगा। तो एक संख्या है 37 को दो भागों में बांटा गया, कोई बात नहीं, दो भागों में तोड़ दो। तो मैंने माना एक भाग ए था तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 37 माइनस ए। ये दो भाग हो गए, एक ए दूसरा वाला 37 में से ए घटा दिया। उसने बोला एक भाग का 5 गुना यानी 10 का 5 का तो 5 गुना प्लस दूसरे भाग का 11 गुना यानी इस वाले का 11 गुना, उसका टोटल कितना है 227 है। हो गया सवाल। 5a प्लस 4 10 407 माइनस 11a इज इक्वल टू 227 यानी माइनस का 6a इज इक्वल टू व्हाट, इसको उधर भेज दिया 227 माइनस 407 आपको मिला माइनस 6a इज इक्वल टू 180 माइनस माइनस प्लस a का वैल्यू कितना हो गया 180 बटा 6 यानी 30। बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, तो a का वैल्यू 30 है, दोनों को तोड़ कर 37 है, तो दूसरा वाला भाग कितना हो गया 30, दूसरा वाला 7, क्योंकि दोनों का टोटल 37 होना चाहिए। इज इट क्लियर? हेलो शगुन, कैसी हैं आप? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे। आप चाहते तो यहां से भी ले सकते थे कि इस वाले भाग का 5 गुना 30 पंजे 150 और इस वाले भाग का 11 गुना 150 और 77 कितने होते हैं 227। तो इसको ये तो हो गया मैथमेटिकल वे। आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं जिससे कि ये शॉर्ट पड़ जाए। जैसे इसका 5 गुना, मैं इसको भी समझा देता हूं, इधर देखिएगा जिससे कि समझ में आ जाए। तो मैंने क्या देखा, यहां पर देखिएगा, इसका 5 गुना 15 पंजे 75 प्लस 22 का 11 गुना, तो 22 में 11 गुना करो कितना होगा 224 242। तो ये तो नहीं बैठेगा, ये तो गलत हो गया। ऐसे इसका 5 गुना 100 और 17 का 11 गुना 187, ये भी नहीं बैठेगा 287 हो गया। 25 का 5 गुना 125, 12 में 11 गुना 132, ये भी नहीं बैठेगा, ये हो गया 257, जबकि बोला 227। तो सही जवाब क्या होगा, दैट इज 37। तो आप बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाई ऑप्शन एज वेल एज बाई प्रोसीजर। एक और सवाल लूं, चलिए वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 7892.35 मल्टीप्लाई बाय 99.9 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 7,53,445,675 765 7,64,455.765 7,88,445.765, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल को करने के लिए अमरनाथ में पहले से बेटर हूँ, काफ़ी कुछ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं हूँ बेटर, और पहली वाली वीडियो से तो काफ़ी असर ज़्यादा है, यानी रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सिंपल सवाल है। अब देखो ऐसे सवाल को करने के लिए आपके सामने तो पसीने छूटेंगे कि भाई इसकी गुणा इतनी बार करोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई अगर मैं इसको सीधा सॉल्व करता हूँ इट विल टेक टू मच टाइम, जो मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने क्या काम किया, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, भाई ये वाला जो संख्या है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
बात तो वही पड़ेगी। अगर मैं इसको चाहूं तो ये लिख सकता हूं ना, 100 में से 0.01 घटा दो तो इतना तो आएगा। अगर मैं इसमें से घटाऊं इतना ही तो आएगा। भाई एक बात देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां से अगर मैं इसमें से 0.1 घटा देता हूं तो ये 0.0 हो गया था, कितना 9, 99, यही तो बचेगा। तो अगर मैं इसे 0.1 घटा देता हूं तो क्या मिला 0.1। तो क्या मैं इसको गुणा को ऐसे लिख सकता हूं 7892.35 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस का 0.1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो इसको क्यों ना हम इजी बनाएं, क्यों हम बार बार नौ की गुणा करें। तो आपने देखा इसकी गुणा करोगे 2 अंक बाद दशमलव हट गया, 789.235। अब इसमें मल्टीप्लाई की तो दशमलव इधर आ गया, तो क्या हो गया माइनस का 789.235। अब ये सवाल तो इजी बन गया आपको। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपको घटाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, 789.235 और 789.235 .00 अगर बराबर करना है तो कितना बनेगा 665, 765। अब देखो 14 में से 5 9 गए 5, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 7 गए 4, 8 8 7, यही उत्तर था भाई साहब। तो आप गुणा करने से बेटर है थोड़ा सा। अच्छा, मेरी शगुन आपने पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, चलिए आपको बहुत अच्छे सवाल समझ में आएंगे। मैं मैथ्स के क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें पैडागॉजी भी होगी और कंटेंट भी होगा। दोनों क्वेश्चंस को हम शेयर करेंगे, पैडागॉजी प्लस कंटेंट। तो डोंट वरी, बोथ ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट हियर। एक और सवाल, चलिए क्वेश्चन है, बस 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करती है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये एक चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग बस जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की कितने समय में पूरा करेगी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे क्या देते हैं। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिला। अब देखो पहले सवाल को, ग्राफ को इवेल्युएट करते हैं। ये है समय घंटे में और ये है दूरी किलोमीटर में। इसका मतलब क्या है कि बस 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर जाती है। ये 2 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में 18, यहाँ लिखा हुआ है, 4 में 24। तो अगर मैं आपसे पूछूं बस की चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे सर कहीं से भी निकालो, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो यानी 6 किलोमीटर पर आवर। यही तो होगा, यही तो होगा ना, क्योंकि देखो 1 का 6 में डिवाइड, 12 में 2 का डिवाइड, 18 में 3 का, 24 में 4 का, तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर है। तो आपने देखा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, और उसने बोला है कि 15 किलोमीटर कितने में जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी समय पूछा, तो आप तो सभी जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल ही तो होता। दूरी कितनी है 15, चाल बड़ा 6, तो 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, तो 2.5 घंटे में वो इस दूरी को कवर कर लेगा। क्लियर है। आपके आंसर बड़े कम आ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि यस आपको सवाल समझ में आ रहा है। ओके, तो मूव करें एक और सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और देखते हैं नया सवाल आपको क्या जवाब देता है। बहुत ही इजी सवाल, एक ऐसा सवाल जिसको आप सोचेंगे ऐसा सवाल भी आ सकता है, तो क्यों नहीं आ सकता। इजी सवाल भी पूछे जाते हैं, मैं भी तो पूछूं कितना है आप में दम। एक टी शर्ट की कीमत 55 रुपए है, 10 टी शर्ट की कीमत का मूल्य बताओ कितना होगा। प्राइस ऑफ 1 टी शर्ट इज ₹55, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टी शर्ट। इससे आसान शायद ही सवाल आपको जीवन में सॉल्व करने के लिए मिला हो। बहुत ही बढ़िया, क्यों, सिंपल सी बात है भाई, एक टी शर्ट 55 रुपए की, 10 कितने की, आपने गुणा कर दिया 550 रुपए की। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अगर जहां प्रॉब्लम आई तो मुझे बता देना भाई, जिससे कि मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपको आगे तक लेके जा। इज इट क्लियर नाउ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को, समझ में आ रही है सारी बातें। वेरी गुड, तो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो कुछ पेडागॉजी के क्वेश्चन भी ले लेते हैं आपके सामने। ओके, चलिए देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ये सवाल आपके सामने है। गणित में मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। गणित में
प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाता है सत्य नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम आपसे होती है। सत्य है कि नहीं है, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नहीं का वर्ड बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, तो नहीं का वर्ड को आप बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे और क्वेश्चन को करते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ लाइक वाइक नहीं मिल रहे हैं आप लोगों के, क्या बात है भाई? ये लाइक वाइक में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से करो, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मुझे भी पसंद आए, यस कि आप कुछ अच्छा सा कर रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होता। डी बहुत बढ़िया आंसर मिला है। हाँ, हलवा क्वेश्चन है अमृत, बिल्कुल। ये हलवा, दो चार तो हलवा भी होने चाहिए ना। अब सारे ही मिर्ची डाल दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा ना, मिर्च खा खा के परेशान हो जाओगे ना। तो हलवा मिर्ची सब देना पड़ता है, जिस तभी तो मजा आता है अमरनाथ। चलिए, तो देखा आपने भाई, सब जानते हैं प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग, और मैपिंग को आप कर सकते हो कन्वर्ट किसमें? पैटर्न में। तो ये मैपिंग है। प्रतिचित्रण की अगर मैं बात करता हूं तो गणित का भाग नहीं होता। हाउ इट्स पॉसिबल कि प्रतिचित्रण जो है वो गणित का भाग नहीं हो सकता? गणित का भाग तो होता है ना। सतीश जी भाई, इतनी जल्दी लेवल पहले क्वेश्चन में तो इंक्रीज में नहीं कर पाऊंगा, आप समझने की कोशिश करें, है ना। अब लेवल कहां से बढ़ाएं? क्वेश्चन तो सभी तरह के बच्चों को कराने होते हैं ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको लेवल भी बड़ा मिलेगा और सवाल भी बड़े मिलेंगे। ओके, थोड़ा सा इंतजार करें बस। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? एक चौपट, दूसरा प्रतिरूप यानी पैटर्न, तीसरा कोण, चौथा सममिति। और ये चारों वैल्यूज आपको पता होनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से यानी प्रारंभिक स्तर से कोई तात्पर्य नहीं है? चौपट, प्रतिरूप, पैटर्न, कोण या सममिति। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ शेप्स हैज नो कनेक्शन विद प्राइमरी लेवल? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर सममिति का मुझे ऑप्शन मिला है सबसे पहले। तो देखते हैं जवाब क्या था, कैसे था। तो मैं बता देता हूं, बहुत सारी चीजों के बारे में शायद आपको नया पता हो। तो इसका सही जवाब तो है कोण। प्राथमिक स्तर पर बालक को कोण का जो चैप्टर है वो नहीं होता। एंगल के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, लेकिन कोण का चैप्टर कंप्लीटली प्राइमरी लेवल पर नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए तो ये गलत लिखा है। अब बात करते हैं चौपट। चौपट को टेसेलेशन भी बोलते हैं। वैसे आपको बता दूं, चौपट एक गेम है, इसको अंग्रेजी में टेसेलेशन भी बोल देते हैं। टेसेलेशन में कुछ ऐसी आकृतियां, जिन आकृतियों को आप देखते हैं समझते हैं। कुछ इस तरह की आकृतियां टेसेलेशन इनको बोलते हैं। चौपड़ को आप गेम भी मान सकते हैं, जिसको आज के जमाने में लूडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूडो। उसको चतुष्फलक भी बोल देते हैं, दैट इज लूडो। तो सुना होगा ना, पुराने जमाने में चौपड़ का गेम होता था ऐसे। अब बालक उसको लूडो में खेलते हैं, जिसको सांप सीढ़ी बोलते हैं, और बालक सांप सीढ़ी वाले गेम को बहुत खेलते हैं, ये सबको पता है ना। पैटर्न की तो बात करते हैं, पैटर्न तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। प्राथमिक लेवल पर अगर बच्चा पैटर्न नहीं पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा? पैटर्न तो उसको पढ़ना पड़ता है, आप भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं आकृतियों में। सममिति क्या होता है उसको भी समझ लो। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। पिछली बार सीटेट में एक क्वेश्चन आया था कि किस आकृति में सममिति की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं हैं, यानी किस आकृति में सममिति की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो सममिति का मतलब क्या होता है, शायद आप सब जानते होंगे। सममिति का मतलब क्या होता है? सममिति का मतलब होता है ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी आकृति के मध्य से होकर गुजरती हैं और उस आकृति को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। और वो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जब वो आकृति आती है, अगर उसको ओवरलैप करके देखा जाए तो वो पूरी आकृति एक दूसरे को कवर कर लेती है। इसी को बोलते हैं सममिति। इसीलिए जो उसका आंसर था एक्स था। एक्स में दोनों लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इज इट क्लियर? तो इसका सही जवाब था कोण। क्लियर है? सममिति की अगर मैं बात करता हूं तो आपने कई बार सवाल देखा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज,
इंग्लिश में बोलूँ इनको तो रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम में कितनी सममितीय रेखाएं होती है, कोई मुझे बताएगा आप में से? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम? अपने आंसर दीजिएगा। नहीं, कोण का जो चैप्टर है ना, इसलिए बोल रहा हूं, कोण का जो चैप्टर है वो है ही नहीं। मैं आपको पूरा अमरनाथ डिटेल में बता देता हूं। कक्षा 4 में ज्यामिति का इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर सिर्फ 3 वर्ड लिखे हैं, रेखा, बिंदु और किरण। इनके बारे में सिर्फ इनकी परिभाषाएं और कुछ नहीं। कक्षा 5 में जब बच्चा पढ़ता है तो वो आकृतियों को जानने की कोशिश करता है, उसके बाद वो कोण को पढ़ता है। क्लियर है? हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है रेक्टेंगल में, बताएगा कोई मुझे? लाइन रेक्टेंगल में कितनी है, स्क्वायर में कितनी है, और पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? किस दिन इसको पढ़ाऊंगा आपको। आयत में लाइन ऑफ सिमेट्री 2, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री 4 और समांतर चतुर्भुज में लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है। ठीक है ना? आप भी अपना आंसर दे सकते हैं। समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि कैसे होती हैं। एक और सवाल, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, ये आपको बताना है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में करते हैं, गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध को स्थापित करने में करते हैं, गणित को आनंददायक बनाने में इनका प्रयोग होता है, या फिर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में या सही विकल्प का चयन करने में आपको करना है। इनमें से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आपको कौन सा चूज करना है ये आप पर हमने डिपेंड छोड़ दिया है। गणितीय खेल और पहेलियां किस में मदद करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित के प्रतिदिन के विचारों के संबंधों को स्थापित करने में, आनंददायक बनाने में, या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। आपको सही विकल्प का चयन करना है, इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर A, B, C, D 4 ऑप्शन है, आप कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं ये तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो सिर्फ देखूंगा कौन सा ऑप्शन आपने दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले नमित ने उत्तर देने का प्रयास किया है। आप लोग क्या कहते हैं? सही जवाब बिल्कुल सही दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर C, यानी ऑल ऑफ द अबव, चारों ही सही हैं। यानी ये जो चारों लिखे हैं ना C ऑप्शन में 1 2 3 4, क्योंकि गणितीय पहेलियां, मैं कुछ आपको डिटेल बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 जो गणित की पहेलियां हैं, धापू गुड इवनिंग, जो गणित की पहेलियां हैं और जो गणित के गेम हैं, उन सब का उद्देश्य होता है बालक के अंदर रुचि उत्पन्न करना। बेसिक उद्देश्य उनका होता है कि उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, रुचि क्रिएट हो जाए, जिससे कि वो चीजों को समझ पाए और पढ़ पाए। राजकुमार जी कैसे हैं? तो यहां पर गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, क्योंकि जो उनकी रुचि बढ़ती है उन्हें इजी लगता है। ओ इट्स वेरी इजी। गणित के जो भी पहेलियां होती है वो डे बाय डे की लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। और समस्या समाधान विधि की बिल्कुल सही बात है कि अगर आप समस्या को नहीं हल कर पा रहे हैं, उस विधि के समाधान को प्रोत्साहित करने में, बच्चों को मोटिवेट करने में, यस यू कैन डू इट, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट, तो वो आपको मोटिवेट करती हैं। और वो मोटिवेशन ही और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में किया जाता है, और ये तो उसका मेन उद्देश्य था ही। तो यानी सारी ही बातें गणित पहेलियां जो हैं वो मदद करती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है। अब समझना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, आयत का भी और समांतर चतुर्भुज का भी। परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? 1 आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से, 2 कागज मोड़ने के प्रयोग से, 3 पैमाने के प्रयोग से, या 4 जियो बोर्ड के प्रयोग से। अब देखता हूं आप कौन से प्रयोग से इस सवाल का उत्तर देना चाहेंगे। ओके, तो यहां पर ए ऑप्शन मिला है आलेख के प्रयोग से। देखो
समझने की कोशिश करना। जब बालक आलेख या ग्राफ पेपर की बात करता है तो पैमाने के प्रयोग से तो मापना पड़ेगा, और बालक कक्षा 4 का है, वो इतनी चीज़ों को नहीं समझता है। तो वो क्या करता है, वो क्या समझने की कोशिश करता है, मैं बताता हूँ। बालक ग्रिड पेपर का प्रयोग करता है, शायद यहाँ विजिबल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपको। उसने ग्रिड पेपर बनाया ऐसे, ये छोटा बना लूँ 10 बाई 10 का मान के चलना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ऐसे ग्रिड पेपर है, बच्चे को बोला गया बताओ भाई आयत का क्या है, बच्चा बोला ठीक है सर, हमने बनाया ये वाला आयत, रेड कलर दिख रहा होगा ना, ये आयत है। बच्चे से बोला कितने यूनिट स्क्वायर इसका एरिया है, बच्चा बोला सर जी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 है। क्लियर है? ओके। अच्छा बोला 6 का ही बनाता हूं दूसरा वाला, लेकिन समांतर चतुर्भुज बनाता हूं क्योंकि दोनों के एरिया बराबर है। तो उसने दूसरा वाला बना दिया, कैसे उसको भी दिखा देता हूं, शायद विजिबल होगा आपको, ये वाला मैं ग्रीन से दिखा देता हूं, ये वाला। बोला ठीक है वैसे बनाओ। अच्छा अब कितने ब्लॉक कवर हुए, बोला सर 1 2 3 4, आधा 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 2, यानी 6, अब भी 6 ही है। तो वो बोलेगा भाई देखो आकृति थोड़ी बड़ी अलग अलग है, सबने 6 यूनिट स्पेस एरिया घेरा है, इसका मतलब क्या है कि भाई इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस तरह से आप इस ग्राफ पेपर के प्रयोग से बच्चे को शो कर सकते हैं, और यही सही जवाब था। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सवाल में। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सवाल नेक्स्ट क्या कहता है। गुड इवनिंग रंजना, कैसी हैं आप? चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मैं बार बार बोलता हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं विशेष रूप से क्वेश्चन में पूछा जाता है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना यानी एनकरेज रेशनल थिंकिंग, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, प्रिपेयरिंग फॉर हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज इन मैथमेटिक्स, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना यानी मेकिंग मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना यानी एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो भी मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो हमारे एनसीएफ है ना, जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा महाकाव्य है, इसको एनसीएफ बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सब चीजों को समझते हैं और करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एनसीएफ कहता है कि जिस कक्षा का बच्चा है, जिस क्लास का वो बच्चा है, उसे उसी क्लास का पढ़ाओ, उसको पहली ही क्लास में आईएएस बनाने की कोशिश ना करो, उसको पहली ही क्लास में पीसीएस बनाने की कोशिश ना करो। कोशिश किस चीज़ की करो कि जब भी बच्चा वो पढ़ रहा है तो उसे जिस कक्षा में है उसी कक्षा में उसको पढ़ाओ। तो यह क्या कहता है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना बिल्कुल गलत है। उच्चतर पढ़ाई नहीं कराएंगे, अमूर्त तो करा लो कोई प्रॉब्लम, लेकिन उच्चतर और अमूर्त एक साथ नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिया था। वन मोर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सारी ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आपको बताना इनमें सबसे अच्छी वाली कौन सी है। संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, क्या मानते हैं इस जवाब को सही है कि गलत है? तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब क्या है कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की बात करते, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है, ये बताना है कि भाई पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो राइट ऑप्शन बी यहां पर देने की कोशिश आप लोगों की जारी है। ओके, यानी आपका प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छा और भारी है, एकदम सही कहा आपने, क्योंकि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत करना ही सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक की जिम्मेदारी है। आप देखते होंगे जब कक्षा 1 में आप बच्चों को देखते हैं पढ़ते हो, आपको अपना तो याद नहीं होगा,
लेकिन जब आप बच्चों को देखते हैं तो आपने क्या देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वो सबसे पहले कैसे पढ़ते हैं, एक बॉल, एक और एक, दो बॉल, एक पेन, तीन कलम, उसके बाद तीन दवात, चार दवात, पांच फूल, ऐसी पढ़ते हैं ना। तो वो मूर्त चीज को समझ के पढ़ते हैं। चार तितली, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये मूर्त संकल्पनाएं हैं। तो बच्चा पहले इन मूर्त संकल्पनाओं को समझता है। इन मूर्त संकल्पनाओं को समझने के बाद वो आगे बढ़ता है। तो किसी भी चीज का विकास जब आप क्लास में करते हैं तो वो मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। और हमारे मार्शल एच स्टोन साहब ने भी ये कहा है, क्या कहा है मार्शल साहब ने, कि गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, जिसे हम मूर्त वस्तुओं पर लागू करके समझते हैं। प्रारंभ में बालक को मूर्त वस्तु से परिचय कराया जाता है। उसके बाद धीरे 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 मूर्त वस्तुओं को हटा लिया जाता है। कब? जब बालक के मस्तिष्क में उन चीजों का अमूर्त चिंतन डेवलप हो जाता है। तो ये पूरी कहानी कही गई थी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। बहुत बढ़िया, सी जवाब। एक और से बढ़ते हैं जी आपके साथ। नया सवाल, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ओ ये तो मिसमैच हो गया थोड़ा सा भाई। चलो, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण या विश्लेषण, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन या अनौपचारिक निगमन। हालांकि थोड़ा सा ओवरलैप हो गया हिंदी इंग्लिश। मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण या अनौपचारिक निगमन। तो ये वॉन हेले के ज्यामितीय चिंतन के इस तरह ये सभी लोग आप जानते होंगे। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं क्योंकि वॉन हेले साहब ने टोटल मिलाकर के 5 लेवल बताए थे जो 0 से लेकर 4 तक थे। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द राइट आंसर। मानसिक चित्रण 0 लेवल, विश्लेषण लेवल नंबर 1, अनौपचारिक निगमन लेवल नंबर 2, औपचारिक निगमन लेवल नंबर 3 और एक और आता है दृढ़ता। मैं यहां लिख देता हूं दृढ़ता, ये होता है लेवल नंबर 4। तो यहां पर वॉन हेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार 4 लेवल थे, लेकिन टोटल थे तो गिनती में 5, लेकिन 0 से 4 तक थे। तो 0 से 4 तक कितने लेवल हुए? 5। गिनती थी 0 से 4। पहले लेवल पर विजुअलाइजेशन होता है जहां पर बच्चा सिर्फ चीजों को देखता है और देखकर उनकी आकृति खींच लेता है और वो उसके माइंड में सेट हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, यहां पर जब दूसरी बात आती है तो वो आता है एनालिसिस। इस एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में बच्चा उन चीजों की बेसिक प्रॉपर्टीज को समझ लेता है। वहीं हम बात करते हैं अनौपचारिक निगमन की, तो वहां उस एक पर्टिकुलर आकृति की डीप चीजों को, डीप नॉलेज वो समझ लेता है। फिर आता है औपचारिक, वहां 2 आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करता है। फिर आता है दृढ़ता, वहां वह खुद की आकृति बनाने की शुरुआत करता है। हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं होगा। वॉन हेले का ज्यामितीय चिंतन मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप वॉन हेले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग बाय ललित कुमार आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप उसको आसानी से समझ लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल का जवाब एक और, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या फिर संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा सवाल का जवाब आप सही समझते हैं? थैंक यू नमीत। तो इनमें से कौन सा सवाल का जवाब आपको अच्छा लगता है? और डेली आप 5:15 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं डेली क्लास लेता हूं 5:15 बजे, जो बेहतरीन सेशन है और वो सेशन आपके लिए बहुत खूबसूरत है। आप इन सेशंस को आसानी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है इनमें से। तो यहां पर ए मिला है, हमारे मोटिवेशनल हैं कोई। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। चलो समझ लेते हैं। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आपसे रूबरू होना चाहूंगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कर देना। रूबरू कैसे होना चाहता हूं? कभी को आप भी इतने से ही थे जितना मैं था, थे ना इतने से क्लास में, जो कक्षा 1 में गए होंगे। छोटे छोटे बच्चे थे हम भी और आप भी। हर कोई दौर से गुजरा है। सबने 1 2 3 या 1 इकाई 2 इकाई पढ़ी होंगी। आप सबने पढ़ा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते थे। या हम ऐसे करते थे, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई
8 इकाई, 9 इकाई और 10 की दहाई, या ऐसे पढ़ते थे। हम दोनों मोड बता देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों हम इस तरह से तो पढ़ते थे। तो मुझे बताओ आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्थानीय मान सिखाते समय, स्थानीय मान याद रखना, स्थानीय मान कक्षा 3 में आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। स्थानीय मान कक्षा 3 में आता है। 3 में स्थानीय मान का कंसेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। तो क्या शून्य का परिचय कक्षा 3 में दिया जाना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बच्चा तो कक्षा 1 और 2 में सीख लेता है जीरो को। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरे की बात करते हैं, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कितने लोगों ने गिनती 0 से पढ़ी है कि 0 1 2 3 4? किसी ने नहीं पढ़ी होगी। सबने गिनती 1 की इकाई से पढ़ी है या 1 2 3 से पढ़ी है। किसी ने पढ़ी है 0 से? नहीं पढ़ी ना, तो ये भी गलत हो गया। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। क्या आपने कभी, आपके मास्टर ने या आपने किसी बच्चे को बताया कि इस 10 में 0 का वैल्यू क्या है, 0 का महत्व क्या? नहीं। आपने सबने पहले गिनती पढ़ी 100 तक, एक कड़े पे बिंदी 2 गिने गिनाए पूरे 100, या 1 0 0 100। सबसे पहले आपने इस वाली गिनती को पढ़ा है ना, उसके बाद 0 को जाना। तो किसी भी व्यक्ति ने आज तक ना ही तो आपने किसी को बताया, ना ही किसी ने आपसे पूछा कि भाई इसमें 10 में 0 का वैल्यू क्या, हमने गिनती पढ़ी। तो ये भी गलत है। इसलिए जब हम बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित कर देते हैं तभी उसको 0 का परिचय दिया जाना चाहिए। आई थिंक आपके दिमाग में सवाल पहुंच गया होगा। गुड इवनिंग ज्योति, कैसी हैं आप? आई थिंक आपके दिमाग में सवाल पहुंच गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी तरफ देखता हूं मैं और देखता हूं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी, एक और सवाल आपके सामने ये रहा। कक्षा 3 के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से किस क्रियाकलापों का कौन सा सही क्रम अनुसरण करना चाहिए? ये आपका है जवाब। इनमें से 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से सही क्रम में हैं? एक टीचर को किस क्रम में उन चीज़ों को अपनाना चाहिए? ये सवाल आपके समक्ष में रख रहा हूं और मैं चाहूँगा इसका जवाब भी आप बहुत अच्छे से दें, बिना किसी रुकावट के दें। तो शायद आप सोचेंगे ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, क्योंकि पेडागोगी में तो सारे सही लगते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर ए ऑप्शन मिला है, सी डी ए बी। ओके, देख लेते हैं आपका जवाब नवनीत। तो देखो, आप शायद आपने पढ़ा होगा ELPS थ्योरी। पढ़ा है किसी ने ELPS को? दैट इज ELPS, दिस इज ए कॉम्बिनेशन, दैट इज ELPS। मैं बता देता हूं ELPS का मतलब क्या। डैनियल अग्रवाल, वेलकम। तो ये ELPS एक थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग बालक विकास करता है। ई मीन्स होता है एक्सपीरियंस, एल का मतलब था लैंग्वेज, पी का मतलब होता है पिक्चर्स और एस का मतलब सिंबल्स। तो बालक इस तरह से अपना विकास करता है, याद रहेगा। बालक इस तरीके से अपने विकास को आगे बढ़ाता है। पढ़ा है ना? बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से, तो एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर रहो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको बोलते हैं अनुभव। इसको बोलते हैं भाषा, इसको बोलते हैं पिक्चर यानी चित्र, इसको बोलते हैं संकेत यानी चिन्ह। ठीक है ना? अब समझते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब देखिएगा, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा। कहां से? बहुत सारे अमूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, दैट इज द एक्सपीरियंस। यानी पहले नंबर पर क्या आया? सी। उसके बाद आया लैंग्वेज, भाषा, कहानी शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, यानी कहानी के माध्यम से। तो उसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसके बाद। उसके बाद आता है पिक्चर यानी
तस्वीर, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ओ मेरे प्रश्न तू कहाँ है, ये रहा ए, चित्र दिखाता है, तो यानी इसके बाद चित्र यानी ए, और क्या बचा फिर, दैट इज सिंबल सबसे लास्ट में, यानी चिन्ह लिखता है बी। तो ये इसका सही श्रेणी क्रम है। क्लियर, समझ में आया, सी डी ए बी, तो राइट ऑप्शन ए, दैट इज, नमित ने स्टार्टिंग में कहा था 100% यही है, तो नमित आप सक्सेस हुए और 100% जवाब आपका सही मिला। इज इट क्लियर नाउ? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, टैक्ट पता होनी चाहिए सवाल करते समय, कि जिससे कि आपको क्लियरिटी सवाल में आ जाए और आप आगे आने वाले सवालों को इस तरह के गलत ना करें। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, एक और सवाल, इनमें से सही क्या है ये आपको बताना है। 1/2 बड़ा है 1/6 से, 1/2 इज लेस देन 1/6, 1/2 इज इक्वल टू 1/6, और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/6। ये कुछ अच्छे प्रश्न भी आपको कभी कभार मिल जाते हैं देखने को, जैसा कि आपके सामने रखा है। तो मैं चाहूंगा इनमें से सही जवाब आप दें, कौन सा होगा सही जवाब ये आपको बताना है। 1/2 बड़ा है 1/6 से, 1/2 छोटा है 1/6 से, 1/2 बराबर है 1/6 के, 1/2 गुणा 3 बराबर 1/6। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। 16 का ए, ओके, ए, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल था भाई। 1/2 आधा बड़ा होता है 1 के 6 भाग से, यानी 2 भाग हुए चीजों के, उसका 1 हिस्सा, उसी चीज के 6 भाग हुए उसका 1 हिस्सा, तो बड़ा तो यही हुआ ना। इतना आसान सवाल था, 100%, ये तो बहुत ही बढ़िया दे दिया आपको। ऐसे बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आप फीलिंग गुड करें। ओके, क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 14 और 26 हो। यानी आपको उस संख्या को बताना है, जिस संख्या, लघुत्तम संख्या को जो 24 से भाग किया जाए और 36 से भाग किया जाए। मैं बता देता हूं, यानी एक संख्या को 24 से भाग, सब वो जो संख्या x थी, इसको 24 से भाग किया जाए तो शेष 14 बचे। उसी संख्या को अगर 36 से भाग किया जाए तो शेष 26 बचे। ये क्वेश्चन है। अब आपको इस x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर 82 उत्तर मिल रहा है शायद, नहीं, पुराना वाला ही उत्तर है। तो देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे किया जाए, ऐसे सवालों को कैसे समझा जाए। लेट्स सी, देख लेते हैं जवाब क्या होगा। ठीक है, ये बेसिक मैंने बता दिया, इस तरह से सवाल होना है। अब ये सवाल आगे कैसे चलेगा समझते हैं। देखो, आपने क्या काम किया, एक संख्या 24 थी, उसको 24 से भाग करने पर शेष बचा 14, जैसे कि यहां बच रहा था। वही संख्या 36 थी, भाग करने पर कितना बचा, 26। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। आपने देखा 10 का अंतर है, यानी दोनों में 10 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। हो गया सवाल, क्या करें, 36 और 24 का एलसीएम निकालो। आपने कहा 36 दूनी 72, 72 आ गया, 72 का एलसीएम, लेकिन शेष कितना बचा था, दोनों में 10 का डिफरेंस था, बस 10 का मोर कर दो। इसका आंसर 62 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी ने भी नहीं जवाब दिया मुझे, क्या बात है भाई, इतना बेकार सवाल था क्या, इतना सन्नाटा हो रहा था सवाल में, क्या आप उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा क्यों? 82 क्यों आएगा भाई अमरनाथ? चलो 82 में भाग करते हैं। अब देखो मैं दिखा देता हूं आपके अकॉर्डिंग। देखिए, आपने कहा 62 में 24 का भाग करो, 24 थी 72, 24 दूनी 48, 12 में से 8 गए 4 और 1, इतना ही बच रहा है ना। देखो 24 का भाग करने में इस संख्या में शेष कितना बचा, 14, 14 ही तो बोल रहा था। अब इसी संख्या में 62 में मैं भाग करता हूं किसका, 36 का, तो 36 एकम 36, 26 ये बच गया। तो एकदम सही है ना प्रॉपर्टी, है ना, समझ में आया ना, सेम तो है। तो आप उत्तर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उत्तर सही नहीं है तो 17 का ए नहीं होगा, 82। अब जाओ मैं नमी, देखो 17 को भी देख लेते हैं, 82 से भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। 82 में हमने डिवाइड किया 24 से,
तो 24 थी 72, ये तो 10 बच गया, लेकिन शेष तो कितना बचनी थी, 14 बचना चाहिए था। तो ये तो पहले वाले पे धराशायी हो गया, तो पहले वाले में गिर गया, 10 थोड़ी बचेगा, शेष शेष कितना बचना, 14 बचना है। तो यही तो सवाल है। आप यहां से उठा भी सकते थे कि इस बाई ऑप्शन भी कर सकते थे कि 82 में 24 का भाग करके देख लो कितना बच रहा है, उत्तर आ जाता। क्लियर है? सभी लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कोई बात नहीं है। एक और सवाल, बी इज द राइट ना, वेरी गुड। एक और सवाल, चलो। आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 और 42 का परिसर क्या है? यानी फाइंड द रेंज ऑफ 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 एंड 42। तो आपको रेंज बतानी है, परिसर, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है ना। मेजर ऑफ डेविएशंस में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेजर ऑफ डेविएशन में सवाल पूछते हैं, देखते हैं जवाब क्या है। देखो पहले रेंज की परिभाषा सुन लो, मैं आपको बताता हूं रेंज की। अच्छा, इस परिसर की परिभाषा एक बार में समझ में आ जाएगी आपको कि इस परिसर की परिभाषा क्या है। ओके, समझना। हमारी राम प्यारी, हमारी प्यारी, आपकी प्यारी राम प्यारी दुकान पे गई टिल्लू की। टिल्लू साड़ी बेचता है, बोली भैया साड़ी दिखाओ। टिल्लू भैया साड़ी दिखाओ। टिल्लू बोला ठीक है बहन जी, कैसी दिखाऊं? बोले जी कोई भी दिखा दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा दुकानदार का, बहन जी किस रेंज की साड़ी देखूं आपको, आपको किस रेंज की साड़ी चाहिए? तो ये बोलेगी राम प्यारी आपके पास कितनी रेंज की है? ये बोलेगा जी मेरे पास 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की साड़ी है, आपको कौन सी चाहिए? यानी रेंज का मतलब क्या हुआ, उसके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 9,900 रुपए तक की रेंज है उसके पास। यानी उसके पास मैक्सिमम साड़ी जो होगी वो 9,900 रुपए की हो सकती है, इसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि जो 100 रुपए से स्टार्ट होगी। तो रेंज क्या हुई, डरने का नहीं, डरने का नहीं। तो रेंज क्या हुई, रेंज हुई बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू का अंतर, ठीक है ना। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो, रेंज मिल जाएगी। तो यही है परिसर की परिभाषा। सेम कंडीशन आती। तो आप कैसे करेंगे स्टैट्स में, या तो आप डेटा को अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं आप, सिंपल सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लो। सबसे बड़ी संख्या 42 थी और सबसे छोटी संख्या देख लो 15, इन दोनों का अंतर ही रेंज होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है 42, सबसे छोटी संख्या क्या 15, तो बराबर 27। तो क्या समझ में आया, दैट इज बड़ी संख्या माइनस छोटा मान, बड़ा मान माइनस छोटा मान, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, रेंज, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं परिसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। विशाल पांडे कह रहे हैं उनको मैथ से बहुत डर लगता है। विशाल जी, ओके विशाल, कंडीशन ये है कि आपको डेली क्लास में आना होगा। आप हमारी स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपको अच्छा लगे स्पेशल क्लास में पढ़ के तो आप प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आप मेरी स्पेशल क्लास भी पढ़ते हैं तो आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास है। आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओके, जो टीईटी के नाम से 6 बजे और 4 बजे चलते हैं, सॉरी 12 बजे चलते हैं, तो आप किसी भी टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक अच्छा मौका है विशाल, डोंट वरी। गणित हमेशा प्रैक्टिस से आता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो क्वेश्चन के जवाब आपको, आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। चलो, 1,000 रुपए पर 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतराल कितना होगा। एक, what will be the difference between 40% discount on ₹1,000 and consecutive discount of 30% and 10% on the same amount। तो इन बीच का अंतर कितना है ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब इस अंतर के साथ क्या आता है और क्या आप सवाल को जवाब मुझे देने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आपके जवाब किस तरह से मिलते हैं।
ओके ओके देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन के आंसर का, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। ओके ओके चलिए सवाल देखते हैं। सिंपल सवाल था, बहुत आसानी से सवाल को आप कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना था। पक्का? हाँ पक्का पक्का विशाल, 100% पक्का। देखो 1000 रुपये में 40% की छूट देगी तो कोई बात नहीं है, 40% की छूट दी। अब ये दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, या तो 1000 का 40% निकाल दो, आपने कहा 400 रुपये। अब यहाँ कंजुगेटिव था तो इसको कैसे निकालेंगे समझना। जब भी दो छूट कंजुगेटिव होती है, ये डिस्काउंट है, दीज आर द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए मैंने बताया जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं या फिर लगातार प्रॉफिट दिए जाते हैं, बस वो लगातार होने चाहिए, तो हमेशा इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर वो डिस्काउंट है तो हम माइनस का सिंबल यूज करते हैं, अगर वो प्रॉफिट है तो हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं। क्योंकि दोनों ही डिस्काउंट थे इसलिए मैंने ए का वैल्यू माइनस का 30 और बी का वैल्यू माइनस का 10 रखा। दोनों की गुणा की तो माइनस माइनस प्लस 300/100। 30 और 10 40 में से 3 गए 37, तो यानी 37% का एक डिस्काउंट बनेगा दोनों को देने पर। हाँ ओके नो इमरनाथ यू कैन लीव, मैं भी 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा। ओके बाय बाय। देखो तो 37% बना, यानी एक तो 40% का डिस्काउंट था, इन दोनों से निकाल कर देखा तो टोटल 37% की छूट प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, 40% की छूट इससे मिल रही थी, 37 की इससे मिली, तो इसका मतलब कितना हुआ, 3% की छूट मिली, यानी 1000 का 3% का अंतर कितना है, 30 रुपये। बात समझ में आ गई? विशाल प्लस के चार्ज अभी बहुत मंदे चल रहे हैं, अभी आप प्लस को ले सकते हैं आसानी से, बहुत ही अच्छा अभी मौका है प्लस को ज्वाइन करने का। क्योंकि एक मिनट रुकिएगा, विशाल का क्वेश्चन थोड़ा सा है वो मैं बता देता हूं विशाल। ठीक है विशाल, विशाल अभी बताता हूं सारी चीजें आपको, थोड़ा सा रुकिएगा, है ना, थोड़ी देर में आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा प्लस का। इस क्वेश्चन के करने एक और सवाल है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी? कोई शक किसी को, कोई समस्या हो तो बता दो। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हालांकि मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे भी कर देता हूं कि भाई 1000 पर 40% के हुए 400 रुपये। जब आपने 1000 का 30 और 40 का देखा तो 37% की छूट, तो 1000 पर छूट कितने की आई, 37% की, तो 370 रुपये ये मिल गए। तो दोनों की छूट कितनी बनी, 400 माइनस 370, दोनों का अंतर कितना है, 30 रुपये। ऐसे भी निकाल सकते थे। ओके, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप और सवाल को करेंगे। एक और सवाल, कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात इतने रुपए दे है कि समान वार्षिक किस्तों का द्वारा भुगतान करने के लिए कितनी राशि की किस्त निर्धारित होगी। यानी एक धन है जो 4% की दर से दिया गया है, 4 सालों तक दिया गया है, अब उसको हमें 848 रुपये देने हैं टोटल ब्याज सहित, तो कितने रुपए की किस्त बनाएं, ये सवाल है। कौन बनाएगा ये किस्त? आप सभी लोन पर गाड़ियां लेते हैं, आप सभी लोन पर मोबाइल फोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, तो वो किस्त कैसे बनाई जाए? विशाल पीछे वाले सवाल की बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं, जैसे विशाल समझने की कोशिश करना, एक मिनट रुकिएगा विशाल, उससे गड़बड़ हो गई। देखिए समझिएगा, जब आपने 30 और 10 को देखा तो फॉर्मूला क्या होता है, ओके बैक आना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फिक्स फॉर्मूला है। जब भी कोई दो कॉन्जुगेटिव लाभ, दो कॉन्जुगेटिव हानि, कुछ भी होगा उसमें ये आपको लगाना ही है। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब कंटेंट पढ़ाऊंगा, अभी कंटेंट नहीं चल रहा, अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो कंटेंट 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। तो हम इसमें
फिक्स फार्मूला है, इसको पुट करेंगे। सवाल है आगे, देखते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करना। मैंने माना वो धन x रुपए है, तो पहले साल में जब x रुपए दिया गया तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं जाएगा, है ना? हाँ अभी, हाँ ओके क्लियर हो गया है। तो पहले वर्ष में तो कोई धन नहीं जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष में तो कोई ब्याज है ही नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में दोगे तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। दूसरे साल में क्या हुआ, x प्लस x पर 4% का ब्याज एक साल के लिए, ये दूसरे साल का बना। तीसरे साल की बात करते हैं, x पर 4% का ब्याज 2 साल के लिए, तो ये कितने का बना, 2 साल का हो गया। प्लस x भी जोड़े ना साथ में, x पर x का 4% 3 साल के लिए बटा 100, ये चौथे साल का ब्याज हो गया। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल ही बोला था ना उसने। इन सबको अगर मैं टोटल कर दूं तो मुझे 848 रुपये प्राप्त होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किस्तों का सवाल समझने की कोशिश करना। अगर मैं x में ये ब्याज प्लस x में 2 साल का ब्याज, x में 3 साल का, ऐसे तो जुड़ेगा ब्याज पर ब्याज पर ब्याज, जब तो मिलेगी किस्त। तो सॉल्व करें, 1x 2x 3x 4x, इधर लिखता हूं 4x, तो ये हो गया प्लस ये कितना हुआ, आप देखो मैं इसको काट देता हूं। 4 से काटे 25, 4 से काटे 25, 4 से काटे 25, कितना बना 1x, x बटा 25 प्लस 2x बटा 25 प्लस 3x बटा 25, किसके बराबर है, 848 के ना। तो आपने देखा, एलसीएम ले लेते हैं इसका पूरे का, जिससे कि 25 को उधर भेज दें। हमने क्या किया, 25 एलसीएम लिया तो क्या बना 100x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 848। इधर आ जाते हैं ऊपर, 100 103 105 106, 106x बराबर 848 मल्टीप्लाई बाय 25, या x बराबर 848 मल्टीप्लाई बाय 25 बटा 106, और 10 88 6 48 8 बार, तो x का वैल्यू कितना हुआ 25 8 200। तो वो किस्त 200, बिल्कुल बेसिक से बताया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए एक एक टर्म से। तो 200 रुपए की वो किस्त बनेगी। इज इट क्लियर? यानी उसे हर महीने इस किस्त को चुकाने के लिए हर वर्ष 200 रुपए देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत फंस जाता है इस सवाल को करते समय, लेकिन आप याद रखिएगा सवाल को करना कैसे है। बिल्कुल बेसिक से बताया है मैंने, कैसे कैसे 1 साल का लगेगा, फिर 2 साल की किस्त देनी होगी, 3 साल की किस्त देनी होगी, 4 साल की किस्त देनी होगी। तो समझ में आया होगा आप सवाल को कैसे करना है। तो कोई प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से नहीं लगती कि आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्लियर है? एक सवाल और ले लूं फिर तो। अभी क्लियर है ना सब लोगों का? ऐसा कोई मेरे साथी जिसको क्लियर ना हो तो प्लीज आस्क। मैं फिर आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल की बात करता हूं। सबको क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका क्लियर है। तो 20 क्वेश्चन आज हुए हैं। और पहली बात भाई, अब वीडियो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, पेडागॉजी प्लस कंटेंट दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है, तो इस प्रैक्टिस सेशन को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और यहां पर ओके, तो दीजिएगा इजाजत, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।